हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो वीबीटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सब के बारे में आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। और साथ ही इस थ्योरी के थ्रू हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी करेंगे जो आईआईटी नीट में भी आए हैं और आपकी बोर्ड एग्जाम्स में भी आए हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ में इस वीडियो में। और ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया है तो इसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको चुटकियों में याद होने वाली है। इसके एग्जाम्पल्स जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं वो आप 110% करने वाले हैं। ठीक है, बस कंसंट्रेशन आपकी व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए, बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये क्यों दी गई थी, क्योंकि जो वर्नर्स थ्योरी थी उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो उसको कंप्लीट करने के लिए फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दी थी, लिखा है दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय एल पाउलिंग। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स हाइब्रिडाइजेशन, structure and magnetic properties of coordination compounds. Main postulates are as follows. ठीक है, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो एल पाउलिंग नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दी थी। और ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन, कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है, मैग्नेटिक कैरेक्टर भी यहाँ पर ये हमें बताती है। ठीक है, तो बहुत ही काम की है ये थ्योरी। इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सभी हम लगाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए पोस्टुलेट्स देख लेते हैं। फर्स्ट लिखा है द सेंट्रल मेटल makes available a number of orbitals equal to its coordination number for accepting the electrons of ligand. ठीक है, यहां पर ये फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो उसकी जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उस कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल नंबर में जो ऑर्बिटल्स है वो अवेलेबल करवाता है ना। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या काम करता है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर लेने का काम करता है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जितनी है उस कॉम्प्लेक्स में उस सेंट्रल मेटल एटम की, तो उस कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल में जो ऑर्बिटल्स है वो अवेलेबल करवाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखा है द एटॉमिक orbitals of metal ion hybridized to form hybrid orbitals. These hybrid orbitals now overlap with the ligand orbitals to form strong chemical bonds. ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखा है कि जो मेटल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करने के बाद में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप किसके साथ में करते हैं, लिगेंड के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके साथ में। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर एक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना होता है ना, तभी जाकर के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट में लिखा इफ द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2 और d2sp3 and dsp2 then the structure of complex will be octahedral square planar respectively, है ना। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या फिर d2sp3 होगा तो उसकी स्ट्रक्चर कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। और अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगा तो उसकी स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर रहेगी, है ना। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है इफ n-1 d एंड nd ऑर्बिटल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन then they form inner orbital complexes and outer orbital complexes respectively. अगर n-1 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, n-1 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो वहां पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है ना। और अगर nd ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में तो वहां पर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। जितने भी पॉइंट है आप उन सभी को चुटकियों में याद कर लेंगे, ये आपसे मेरा वादा है ना। बस आगे आप देखते जाइए बस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड लो स्पिन। ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस को लो स्पिन भी कहते हैं, स्पिन भी हमें बतानी पड़ेगी वहां पर। ठीक है, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं हाई स्पिन। ठीक,
इनर को लो और आउटर को हाई। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखा है इच लिगेंड डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, है ना। ये तो हमें पता ही है कि जो लिगेंड होता है वो मतलब कि हर एक जो लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल आयन को या सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ओके, चलिए लास्ट लिखा है व्हेन ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी देयर देन इट विल बी डायामैग्नेटिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी है ये, है ना। अगर सभी के सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो डायामैग्नेटिक होगा, है ना। एंड इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर देयर देन कंपाउंड विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर, है ना। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स में तो वहां पर वो कौन सा कंपाउंड होगा, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होगा। और अगर सभी के सभी पेयर्ड हैं तो वो डायामैग्नेटिक कंपाउंड होगा। चलिए गाइस, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हमने पॉइंट्स पढ़े थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनकी जो ट्रिक है याद करने की वो आपके सामने यहाँ पर लिखी है। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा है मैंने आपके लिए। अब इस ट्रिक को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम हमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है ये, कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करना है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। दूसरा काम फाइंड नेचर ऑफ लिगेंड, है ना। नेचर ऑफ लिगेंड हमें पता करना है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सेंट्रल मेटल एटम की। फिर लिगेंड को देख करके हमें पहचानना है, देखना है लिगेंड को कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर मैंने ट्रिक बताई है आपके लिए। वीक फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, NOF नेगेटिव, यानी कि जो हेलोजन्स होते हैं वो मोस्टली वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, है ना। हेलोजन्स जो होते हैं मोस्टली वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो दूसरे लिगेंड होंगे वो मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही होंगे, है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसे कहते हैं, जैसे कि Cn नेगेटिव, CO, NH3 एक्सेट्रा, है ना। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जो वीक फील्ड लिगेंड है वो पेयरिंग नहीं करवाते हैं। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी पेयरिंग नहीं करवाएंगे वीक फील्ड लिगेंड, ध्यान रखिएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेंगे कि अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कॉम्प्लेक्स में, इसमें सेंट्रल मेटल एटम में, उनकी पेयरिंग करवाना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराएंगे, पेयरिंग कराएंगे, और वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करवाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं। अब दूसरी बात है हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। अब sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, है ना। dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर, d2sp3 या फिर sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी कॉम्प्लेक्स की। ये बात हमने पढ़ी है ना, पॉइंट्स में। तो उनको समराइज किया है मैंने यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। अब मैग्नेटिक बिहेवियर की अगर बात करें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, तो दो प्रॉपर्टीज पॉसिबल है, हमें पता है, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कब होगी, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और डायामैग्नेटिक कब होगी, जब सभी के सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये भी बात आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड, है ना। दो टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं, आउटर एंड इनर। आउटर यानी कि आउटर जो डी ऑर्बिटल होगा वो पार्टिसिपेट करेगा। देखिए डी बाहर है ना, sp3d2 है तो आउटर, और अगर डी अंदर है तो देखिए अंदर है यानी कि इनर, है ना। ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, है ना। तो इनर कॉम्प्लेक्स कब बनेंगे, जब अंदर का जो डी है वो यूज होने वाला है, यानी कि n-1 डी यूज होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो d2sp3 जब होगा तो वो इनर कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, और sp3d2 हो तो आउटर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब जो आउटर कॉम्प्लेक्स होता है उसी को हम क्या कहते हैं, हाई स्पिन कहते हैं, है ना। हाई स्पिन किसे कहते हैं, जब आउटर कॉम्प्लेक्स होता है, और लो स्पिन किसे कहते हैं, जब इनर कॉम्प्लेक्स होता है। ये भी बात हमें पता है, वहाँ पर पॉइंट में हमने देखी थी। चलिए, तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया है, कॉम्प्लेक्स है FeCl का होल 6 3 नेगेटिव। सबसे फर्स्ट काम हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। चलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट Fe की x सपोज कर लेते हैं, प्लस 6Cl है, एक Cl पे -1 चार्ज होता है, इक्वल टू -3, x -6 इज इक्वल्स टू -3। तो x इज इक्वल्स टू -3, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, +6, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +3, यानी कि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाली है यहाँ पर, +3। चलिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम। Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, है ना, और 3 पॉजिटिव के लिए हमें लिखना है, तो Ar
ऑर्गन तक तो सेम रहने वाला है 18 तक, फिर उसके बाद में 3D5 है ना, 3D5 हो जाएगा 18, 19, 20, 21, 22, 23, सही है। तो 3D5, 4S 0 रहेगा, 4P भी 0 रहेगा, 4D भी 0 रहेगा, है ना। जरूरत पड़ती है तो D को यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब ऑर्बिटल्स बना देते हैं हम। D के लिए कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। चलिए 1 2 3 4 5। 4S के लिए एक ही रहेगा, 4P में 3 रहेंगे और 4D में 5 रहेंगे, 5, ठीक है। चलिए अब इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं हम। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं D में, 5 है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये 3D है, ये 4S है, ये 4P है, ये 4D है, ठीक है। चलिए D में कितने हैं, 5 है। 1 2 3 4 5, ओके। अब हमें लिगेंड को देखना है, फाइंड नेचर ऑफ लिगेंड, है ना। लिगेंड कौन सा है, लिगेंड यहाँ पर देखिए हेलोजन है, और हेलोजन को हम वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं, यानी कि ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, इसीलिए मैंने ये रफ नहीं किया है आपके लिए, है ना। तो पेयरिंग नहीं करवाएगा, यानी कि यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे है ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। चलिए अब जो लिगेंड है, कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। तो 6 लिगेंड को हम, जो 6 लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, उनको हम खाली जो ऑर्बिटल है उनमें रख देंगे। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, है ना। D यूज हो गया है तो कर लेना है हमें, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब क्या होने वाला है, देखिए हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ से हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होने वाला है। एग्जाम में यहीं से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब पूछ लेगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है ना, हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा। फिर स्पिन पूछ लेगा, हाई स्पिन लो स्पिन, तो वो हमें बताना है, ठीक है। इसके अलावा मैग्नेटिक जो कैरेक्टर है या मैग्नेटिक बिहेवियर है वो पूछ लेगा। इसके अलावा स्ट्रक्चर पूछ सकता है ना, स्ट्रक्चर। तो ये सभी चारों क्वेश्चंस यहां से हमें देने हैं, इसके आंसर, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन, चलिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो सकता है इसका, देखिए फर्स्ट जो लिगेंड है वो कहां पर गया, S में गया, तो S, फिर 3P में गए, sp3 हो जाएगा, है ना। और D में कितने गए, 2 गए, तो sp3d2, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कितना इजी है, बहुत ही इजी कर दिया है मैंने आपके लिए। अब स्पिन देखना है हमें, तो देखिए बाहर वाला जो d ऑर्बिटल है वो यूज हुआ है, तो बाहर वाला अगर d ऑर्बिटल यूज होता है तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। तो यहां पर हम लिख देंगे हाई स्पिन, ठीक है। अब मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा इसका, देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि पैरामैग्नेटिक। यहां पर देखिए जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है, पैरामैग्नेटिक कब होगा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो sp3d2, देखिए sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, बहुत ही ज़्यादा इजी है, बिल्कुल इजी है ना। जो थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके जो पॉइंट्स है वो नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ से जो एग्जाम्पल दे दिया इसका, फिर हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा, उसका स्पिन पूछ लेगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर पूछ लेगा, है ना, स्ट्रक्चर इसकी पूछ लेगा कि कौन सी स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ही ज़्यादा IIT नीट जेई वगैरह एग्जाम्स में। चलिए गाइस, सेकंड एग्जांपल आपके सामने लिखा है FeCN का होल 6 3 नेगेटिव। सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। चलिए Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट X सपोज कर ली, 6 CN है, एक CN पे -1 चार्ज इज इक्वल्स टू -3, X -6 इज इक्वल्स टू -3, X इज इक्वल्स टू -3 + 6, तो X इज इक्वल्स टू +3। तो जो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हो जाएगी +3, ठीक है। चलिए अब Fe3 पॉजिटिव, इसके अकॉर्डिंग हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। चलिए फिर से वही होने वाला है जो पहले एग्जाम्पल में हुआ था, AR तक तो सेम, ऑर्गन तक 3D, फिर से 5 रहने वाले हैं यहाँ पे, फिर 4S 0, 4P भी 0, 4D भी 0, ठीक है। चलिए अब इसके ऑर्बिटल हम बना देते हैं। D के कितने, 5, 1 2 3 4 5, 4S 4P, है ना। D की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है ना। चलिए अब
ये कैसे बता रहा हूँ मैं, ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, मुझे तो पता है बट आपको भी पता चल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए डी में कितने 5 है, 1 2 3 4 5 है ना। अब हमें देखना है लिगेंड, लिगेंड का नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बिल्कुल है। CN क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर जो लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड CN, इसकी प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा पेयरिंग कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा पेयरिंग कर लेगा। ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन ने पेयरिंग यहाँ पर कर ली है इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ में। अब एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर रहेगा ही रहेगा, है ना। चलिए अब जो 6 लिगेंड्स हैं, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी कि 6 लिगेंड्स हैं। अब 6 लिगेंड को हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको यहाँ पर डाल देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स को हमने डाल दिया यहाँ पर, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है 3D 4S 4P, है ना, डी की जरूरत नहीं पड़ी हमें। चलिए मैग्नेटिक कैरेक्टर या मैग्नेटिक बिहेवियर आपसे पूछ सकता है ना। तो अब देखिए सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले डी में गया, डी के कितने ऑर्बिटल में गया, 2 में, तो ये हो गया D2। फिर एस में गया, एस, फिर पी में कितने, पी जो है वो कितने ऑर्बिटल यूज हुए हैं यहाँ पर 3, तो ये हो गया D2sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन। अब स्पिन अगर देखना है तो देखिए अंदर वाला डी यूज हुआ है, यानी कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखिए इनर अगर यूज हुआ है तो लो स्पिन है, अगर आउटर डी यूज होता तो हाई स्पिन होता। स्ट्रक्चर इसकी कैसी होगी, D2sp3 है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल। देखिए D2sp3 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी इसकी, है ना, बिल्कुल इजी है। फिर अगर मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो देखिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिक। एक बात और है यहाँ पर, ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है, आउटर कॉम्प्लेक्स है कि इनर कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, देखिए इनर कॉम्प्लेक्स होने वाला है, क्योंकि अंदर वाला डी यूज हुआ है, तो ये होगा इनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, थर्ड एग्जांपल, सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, एक्स सपोज कर ली +4 और CO पे चार्ज होता है 0 इज इक्वल्स टू +2, तो x +0 इज इक्वल्स टू +2, यानी कि +2 होने वाली है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देना है। तो निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28, है ना, +2 के लिए लिखना है, तो ऑर्गन तक तो सेम रहने वाला है। फिर उसके बाद में 3D 8 हो जाएगा, है ना, सही है, 28 26, हाँ 3D 8, 4S 0, 4P 0, 4D भी 0, है ना। चलिए तो इसके अकॉर्डिंग हम इसके ऑर्बिटल बना देते हैं, 1 2 3 4, है ना, ये क्या है 3D है, फिर 4S है, फिर 4P है, D की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। चलिए इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं हम, D में कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें देखना है कि इसका जो लिगेंड है CO, ये कौन सा लिगेंड है, तो CO जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ये जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, पेयरिंग कर लेगा। ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ओके, चलिए अब बस इलेक्ट्रॉन डाल देना है हमें, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो डोनेट कर रहा है CO, ये डाल देंगे हम। तो 1 2 3 4, ठीक है। चलिए तो हाइब्रिडाइजेशन, पहले गया D में, फिर गया S में, है ना, और P के कितने हैं 2 है, तो DsP2 हो जाएगा। DsP2 है तो स्ट्रक्चर कौन सी होगी, DsP2 स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर हो गई। स्पिन देखिए अंदर वाला D यूज हुआ है, यानी कि लो स्पिन है, लो स्पिन। इसके बाद में मैग्नेटिक बिहेवियर हम देखेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं है, यानी कि ये डायमैग्नेटिक रहेगा, है ना। और आउटर की इनर, तो इनर कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल सामने दिख रहा है, अंदर वाला D जो है ये यूज हुआ है ना, तो ये होगा इनर
कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल इजीली आप यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर पाए होंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में आने वाले।